बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। दिसंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। इधर निफ्टी बैंक में निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखी है। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर के करीब बंद हुआ है। कैसे रहा है मार्केट का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन कहें या बोले हम इस साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी, आज भी बाजार की हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी विदाउट गेन विदाउट लोज आज फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ बंद हुआ है। मिड कैप में भी कुछ ज्यादा हमें रुझान देखने को मिला नहीं है। हालांकि आज जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे एक रुझान पॉजिटिव साइड में रहा है और स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी जो रैली है आज के सत्र में देखी गई है। काफी सारे ऑटो सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला है और परसों इनके नंबर्स भी आ जाएंगे दिसंबर के सेल्स के, तो वहां से भी जो एंटिसिपेशन है थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस टाइम पे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे, तो देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे जो रेटिंग है इसकी AAA कर दी गई है AA+ से, तो उसके बाद ये अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ। हिंडाल्को मेटल शेयर्स में तो हम काफी लंबे सत्र से देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। चांदी सोना ऐसे तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो और टाटा स्टील भी करीब करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो देखिए मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला। इटर्नल, इन्फोसिस और टाटा कंज्यूमर, यानी कि हम देखें पूरे ही आईटी पैक में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आज के सत्र में देखा गया है और एफएमसीजी पैक भी थोड़ा बैकफुट पे खेलता हुआ नजर पड़ा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए आईओबी यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 6% की बढ़त के साथ। सेल यहाँ पे कल भी तेजी थी, आज भी तेजी बनी हुई है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करी जाए तो 5% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में देखिए डिफेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है हमें डेफिनेटली आज के सत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय एक्साकॉम 3.5%, सोलार इंडस्ट्री 3.25% और सुंदरम फाइनेंस में करीब करीब 2.5% की कमजोरी देखी गई है। अगर बाकी के अगर काफी सारे बजिंग स्टॉक थे उनकी भी बात कर ली जाए तो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो मेटल सेक्टर थे उसमें हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 9.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो यहाँ पे बोनस को लेके मैनेजमेंट की तरफ से बातचीत हो रही है, उसके बाद ये रुझान देखने को मिला है। केपीआई ग्रीन के अंदर वॉल्यूम गेन काफी अच्छा खासा देखा गया है, तभी देखिए 17% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। और श्रीराम फाइनेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कल भी ये हमारी लिस्ट में था और आज भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा गया है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट अपने जो वीकेंड मोड है, अपना जो वेकेशन मोड है उसमें जा चुका है। मेजर इंडाइसेस ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। वहीं कल चांदी में गिरावट के बाद आज चांदी में रिकवरी दिखी है। आज चांदी में 9,000 प्रति किलो से ज्यादा की तेजी आई है। इसी के साथ सोने में भी 1000 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स बता रही है दीपाली राणा। कल की नरमी के बाद आज वापस रिकवरी देखने को मिली है सोने और चांदी में। और चांदी में तो इनफैक्ट अगर प्रीवियस सेशन की बात करें तो 14% तक का ड्रॉप रहा था और ये बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप था आफ्टर 2021, लेकिन आज वापस से जोरदार रिकवरी देखने को मिली है और इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। ऑल्दो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो, फर्दर एजिंग यूएस फेड की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, प्लस सप्लाई डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग डिमांड बाय सेंट्रल बैंकर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है बुलियंस को। लेकिन अगर हम आज की रिकवरी की बात करें तो उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। सोने में करीब 1000 प्रति 10 ग्राम तक की रिकवरी आते हुए दिखाई दी और चांदी में करीब 9000 प्रति किलो तक की रिकवरी आते हुए दिखाई दी। और दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच में वापस से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन शांति वार्ता का जो ऑप्टिमिज्म बना था उसको लेकर अब सवाल वापस उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूस ने कहा है कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है और ये हमले यूक्रेन ने किए हैं और लगभग 91 ड्रोन्स थे जिन्होंने पुतिन के घर पर हमले किए हैं, ऐसा रूस का कहना है। ऑल्दो पुतिन के घर पर जो हमले हुए हैं उसको सरासर नकारा है यूक्रेन ने। उन्होंने कहा है कि हमले उन्होंने नहीं करवाए हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बाद रूस ने क्लियरली कहा है कि यूक्रेन से जो बातचीत उनकी चल रही थी उस स्थिति में बदलाव होगा। तो जो यूक्रेन रशिया पीस टॉक का ऑप्टिमिज्म बना था जिसके कारण प्राइसेस थोड़ा ठहरे थे, थोड़ा नीचे आए थे, वापस अब उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं और वापस इन इमर्जिंग न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से प्राइसेस लोअर लेवल से वापस तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। अब आपको बता दें कल से निफ्टी इंडाइसेस की तस्वीर बदलने वाली है। क्या बदलाव होंगे, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यतिन मोता के पास। यतिन, कल से निफ्टी इंडाइसेस में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं?
देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग होती है वो दिसंबर क्वार्टर एंडेड वाली है, और निफ्टी बैंक में सेबी के अधिनियम चेंज होने के बाद अब 16 स्टॉक्स का समावेश आप हायर साइड पे देखेंगे, लेकिन अभी जो है कम से कम 14 स्टॉक्स का समावेश निफ्टी बैंक में हो रहा है, तो जो संख्या है वो 2 से बढ़ रही है, तो 2 इंक्लूजन निफ्टी बैंक में होंगे। और अगर हम बात करें तो कोई एक स्टॉक में बड़ा वेटेज निफ्टी बैंक में नहीं हो सकता है, जिसके कारण लार्ज कैप बैंक जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के वेटेज कट होंगे। सबसे पहले पिक्चर देते हैं आपको लार्ज कैप स्टॉक्स की, क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500, सीपीएससी इंडेक्स और बहुत सारे इंडेक्स में बदलाव होने वाले हैं। जहां सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होने वाला है वो ऑटो स्टॉक्स में होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, आइशर मोटर्स की बात करें, मारुति सुजुकी, इन सभी स्टॉक्स में 700 से 850 करोड़ के बीच की बाइंग फ्लो आपको आती हुई नजर पड़ेगी ब्रोकरेज एस्टिमेट्स के हिसाब से। इसके अलावा एशियन पेंट्स और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में पिक्चर थोड़ा अलग है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ वेटेज कम हो रहा है, तो यहाँ आपको लगभग 1300 करोड़ से ज़्यादा की आउटफ्लो दिखाई पड़ेगी। और अगर हम बीईएल, इन्फोसिस और एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ 600, 700, 750 करोड़ तक के सेल फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे, और ये सारे स्टॉक्स आज थोड़े बहुत सेशन में आपको वीक दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक में 2 एंट्री होगी, येस बैंक और यूनियन बैंक, जहाँ लगभग आपको 300 करोड़ के इनफ्लोज दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही यतिन, कल से वायदा में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? देखिए नए सीरीज का आगाज होगा, और जनवरी 2026 से बहुत सारे स्टॉक्स एफएनओ से अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और यहाँ बदलाव भी हो रहे हैं लॉट साइज में। सो लॉट साइज की अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो लॉट साइज है पहले 75 था, और नए सीरीज में आपको ये 65 का लॉट साइज होता हुआ नजर पड़ रहा है। और इसी तर्ज पे निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आपको लॉट साइज हल्का फुल्का नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 4 स्टॉक जो नई सीरीज से आपको शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ सोलार में से वारी और प्रीमियर एनर्जीज 2 काउंटर्स हैं। इसके अलावा स्विगी और बजाज होल्डिंग जैसे काउंटर्स भी आपको एफएनओ सेगमेंट में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 4 अंदर आ रहे हैं और 4 बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जो स्टॉक जा रहे हैं एफएनओ में से, उसमें से एचएफसीएल, एनसीसी, टीटागढ़ रेल और साइंट जैसे काउंटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, ऊंचे इंश्योरेंस कमीशन पर सरकार की नजर है। जी हां, नेटवर्क 18 से खास बातचीत में डीएफएस सेक्रेटरी ने भी ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन पर चिंता जताई है। उधर आईआरडीए ज्यादा कमीशन को लेकर सख्ती की तैयारी कर रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी यश जैन मौजूद है। यश, क्या है पूरी खबर? तो सबसे पहले तो डीएफएस सेक्रेटरी जो कि एम नागराजू साहब है, नेटवर्क 18 के साथ एक खास बातचीत करते हुए बहुत सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द इंश्योरेंस रेगुलेटर जो कि आईआरडीएआई है, ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाता दिखाई दे सकता है, और ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस हो सकते हैं कमीशंस को रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने कुछ 2-3 और इम्पॉर्टेंट कमेंट्स वही बातचीत में बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि सरकार का इंटेंशन है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर को और पावर दिया जाए ताकि वो रेगुलेट कर सके इस तरीके से कि किसी को भी ज़्यादा कमीशन देना ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई है पॉलिसी होल्डर्स से ज़्यादा कमीशंस पे, और इसलिए ये मूव बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है ताकि किसी को भी ज़्यादा कमीशन ना देना पड़े। इम्पॉर्टेंटली वो एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईआरडीएआई बहुत जल्द ड्राफ्ट रेगुलेशंस कमीशन को रेगुलेट करने के लिए ला सकता है, और इस पे हम काफ़ी समय से रिपोर्ट करते हुए भी आए हैं। अभी जो लेटेस्ट हमें अपने सूत्रों से पता चला है वो ये है कि आईआरडीएआई के द्वार पे भी जो तैयारी है वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाने की वो शुरू हो चुकी है। आईआरडीएआई ने काफ़ी कंपनियों से उनके सेगमेंटल कमीशन की जानकारी मांगी है, यानी कि आप मोटर में कितना कमीशन देते हो, आप हेल्थ में कितना कमीशन देते हो, हमें इंडिविजुअली इसकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। ये जानकारी मांगी गई है रेगुलेटर के द्वारा भी। इसके अलावा आईआरडीएआई का स्पेसिफिक कंसर्न मोटर ओन डैमेज और हेल्थ, पर्टिकुलरली इन 2 सेगमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि उसका मानना है कि इन दोनों सेगमेंट में कमीशन काफ़ी ज़्यादा है। अब ऑफ कोर्स एक जो बड़ा इंडिकेशन डीएफएस सेक्रेटरी ने दिया है वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे, सारे सेक्टर की नज़र उस ड्राफ्ट रेगुलेशन पे रहेगी, और ये देखा जाएगा किस तरह रेगुलेटर आगे बढ़ता है कमीशंस को रेगुलेट करने में। जी यश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साल 2025 अब खत्म होने को है। ऐसे में 2026 में बाजार की कैसी रहेगी चाल और कौन से सेक्टर करेंगे आउट परफॉर्म, साथ ही किन सेक्टर पर रह सकता है दबाव, ब्रोकर्स की क्या है राय, ये सब बता रही है कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए 2026 के लिए ब्रोकर्स का क्या आउटलुक है?
साल 2026 की बात करी जाए तो सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे हैं कि हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 29,000 से लेके 30,000 तक। आपकी स्क्रीन पे आ गया है जेपी मॉर्गन मैक्वेरी 30,000 कोट कर रहे हैं, नोमुरा 300 कोट कर रहे हैं, बोफा 29,000 और साथ में गोल्डमैन की बात करी जाए तो 29,000 ये भी मान के चल रहे हैं कि साल 2026 के अंत तक हमें ये नंबर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अच्छा खासा दमखम दिख सकता है। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें सेंसेक्स की भी तो उससे पहले वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। और सेंसेक्स में मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 95,000 तक के टारगेट्स और HSBC मान रहा है 94,000 तक के टारगेट्स। सेक्टर वाइज बात करी जाए तो देखिए एनबीएफसी यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंकिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे लिस्ट खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा डिफेंस, ओएमसीज, टेलीकॉम और ऑटो में भी अच्छा दमखम देखने को मिल सकता है। लेकिन कहाँ से आपको निराशा हाथ लग सकती है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए इंफ्रा, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रेशर आता हुआ दिखाई दे। अब सबसे इंटरेस्टिंग जिसका आपको काफी देर से इंतजार होगा, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे इस टाइम पे बुलिश नजरिया हमें दिखाई दे रहा है ब्रोकरेज हाउस का। तो सबसे पहले बात करते हैं HSBC की। इनका जो बुलिश नजरिया है वो है हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल में। और इस टाइम पे वो भरोसा किन स्टॉक्स पे नहीं कर रहे हैं तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ में SBI और ICICI लॉम्बार्ड। आगे बढ़ा जाए और जेफरीज की पिक्स की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और चोला फाइनेंस में यहाँ पे बुलिश अप्रोच है उनकी। और बेयर इस टाइम पे है वो अंबुजा सीमेंट, लोधर डेवलपर्स और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर में। और अब बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल की। तो इस टाइम पे उनकी बुलिश अप्रोच है भारती एयरटेल, ICICI बैंक और SBI। और इस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप से आपको थोड़ी सी दूरी बरतनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल 2026-2025 के कंपैरिजन में अच्छा हो सकता है। गर्दिश में हो तारे, ना घबरा ना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। 2026 में हिम्मत रखनी पड़ेगी। पहली बार मैंने आपको गाते हुए सुना है तो उसके लिए बहुत बिल्कुल तालियां। अगर मैं मिर्जा गालिब से इंस्पायर्ड, बिल्कुल तेजी में निवेश सब करे, मंदी में करे न कोई, मंदी में भी निवेश करे, तेजी उसी की होए। अरे वाह, शानदार। बिल्कुल कहते हैं ना कि if you can't love me when I am bad, then you don't deserve me when I am good. बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की एयरलाइंस इस वक्त पायलटों की भारी कमी से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि कैप्टन को लाखों रुपए ज्वाइनिंग बोनस के ऑफर मिल रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं केतन जोशी से। केतन, क्या कुछ चल रहा है पायलट्स की हायरिंग प्रोसेस में? देखिए, इंडिगो संकट के बाद DGCA ने नियम और कड़े कर दिए हैं, यानी कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिट है वो काफ़ी कम कर दी है। यानी कि जो पहले पायलट की उड़ानों का समय रहता था उसमें काफ़ी कटौती आई है। और इसका असर ये हुआ कि जो अनुभवी पायलट है उनकी काफ़ी कमी बरतने लगी। और जो जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक पायलट अगर एक एयरलाइंस छोड़कर दूसरी एयरलाइंस में जाता है तो उनको 50 लाख तक का बोनस भी ऑफर किया जा रहा है। जिस तरह से नए नियम लागू हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़े ही समय में पायलट की कमी दूर होने वाली नहीं है। यानी कि अनुभवी पायलट की लगातार कमी रहेगी और इसके चलते उनको बोनस भी इस तरह से ऑफर किए जाएंगे। कुछ एयरलाइंस ने तो अभी से पायलट की जो अलग अलग ड्यूटी है उसको भी कुछ अच्छी तरीके से उनको सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में भी देना शुरू कर दिया है। जैसे कि एक शब्द है टेल स्विप, यानी कि एक जहाज से पायलट दूसरे जहाज में जब जाता है तो काफ़ी सारी चेकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और कुल मिलाकर 1 से 2% की वृद्धि अभी से देखने को मिल रही है। जो बोनस मिलता है वो अतिरिक्त, लेकिन जो पायलट एसोसिएशन का कहना है कि ये इतना जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत तो हो गई है। तो आने वाले समय में भी पायलट को लेकर एक एयरलाइंस से दूसरी एयरलाइंस तक यही रसाकसी रहने वाली है। और अगले ही साल यानी कि मार्च तक दूसरी और 3 एयरलाइंस शुरू होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि पायलट की इस तरह की कमी
खलने वाली है और आगे जाकर उसके बोनस में भी इस तरह की अलग अलग एयरलाइन से वो वृद्धि करती भी दिख सकती है। जी केतन जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से दिसंबर में हवा की क्वालिटी 7 साल के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। धुंध और स्मॉग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। उत्तर भारत के अंदर सर्दी लगातार बढ़ रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर को कोहरे की चादर ने ढक लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कई इलाकों के अंदर 400 के पार ही पहुंच गया है। तो अगर इससे मैं बात करूं दिसंबर की हवा की, तो दिसंबर की हवा अपने 7 साल के सबसे निचले स्तर के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। सबसे खराब हवा आपको दिसंबर के अंदर देखने को मिली है। आगे भी कोई राहत का अनुमान यहाँ पर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन 30 और 31 दिसंबर को जो कोहरा है वो पूरे उत्तर भारत के अंदर रहेगा, जिससे कि एयर क्वालिटी लगातार खराब ही बनी रहेगी। और इससे के चलते इसका असर फ्लाइटों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल 200 से ज्यादा फ्लाइट देरी में से उड़ी थी, जबकि 120 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी और बहुत सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया था। तो अगले 2 दिन तक इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को कुछ इलाकों के अंदर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, जिससे नए साल के अंदर लोगों को थोड़ी सी दिल्ली की जो हवा है उसमें थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। तब तक उससे पहले कोई भी राहत दिल्ली वालों को नहीं लग रही है। तो खासतौर पर ये एयर क्वालिटी ऐसी ही बनी रहेगी। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। अमित शाह ने मिशन बंगाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। टीएमसी को बंगाल की डेमोग्राफी बदलने और घुसपैठ को बढ़ावा देने का गुनहगार बताया है। इसके अलावा उन्होंने कटमनी और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर दे, और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। तो वही ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि बंगाल के अलावा कहीं घुसपैठ नहीं हो रही तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ? दिल्ली में जो कुछ दिनों पहले घटना हुई तो वो क्या आपने किया है? ममता ने अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। दुशासन बाबू एसचेन, छकुनी मामार चेला चामुंडारा ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का आज सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया। वे 80 साल की थी और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनुस ने खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। वहीं दुनिया भर के नेताओं ने निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के ढाका में निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारे हार्दिक संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने भी खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया है।
अब आपको बता दें, भारत के दुश्मनों के लिए पिनाका मिसाइल भी तैयार है। 120 किलोमीटर तक की रेंज में ये मिसाइल दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाती है। ये स्वदेशी रॉकेट अपनी लंबी दूरी और सटीक निशाने के कारण भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो नए साल 2026 के जश्न का इंतजार है। एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों पर और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस और पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ कर अपनी आराधना के दर्शन करके नए साल का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से ये मैसेज क्लियर है कि नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते हुए लोग अपना न्यू ईयर का स्वागत करने वाले हैं। नए साल पर राम भक्तों से पटी अयोध्या का जायजा लिया हमारे सहयोगी निमिषा गोस्वामी ने। बीतते साल को विदा देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। शायद यही वजह है कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे का ही वक्त है और इस समय जो श्रद्धालुओं की आमद है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी है। शायद यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन करें। एक बार हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये रामलला के मंदिर के मुख्य द्वार का नजारा है और इसके साथ ये सड़क जो आ रही है जिसमें श्रद्धालुओं की आमद लगातार है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इनसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? सर कहाँ से आए हैं? बुलंद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामनगरी में कोई बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ। ठंड बहुत है लेकिन जिस तरीके से ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतिष्ठा द्वादशी का वर्षगांठ का कार्यक्रम है, इसमें भाग लेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ आके कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठंड है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत ठंड है लेकिन आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठंड का। आस्था भारी है ठंड से। अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ है। देखिए उपेंद्र कुमार द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। विश्वनाथ धाम बनने से पहले काशी में जो भक्त जो टूरिस्ट आते थे उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो साउथ इंडियन का होता था। उसके बाद उत्तर भारत से जो लोग बिहार से या मध्य उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर और उससे मध्य प्रदेश से लोग कुछ आते थे और दर्शन करते थे। लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद जो ट्रायंगल था वो बिल्कुल बदल गया। अब न केवल इन राज्यों से बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण आप चाहे वो महाकुंभ हो और चाहे अब नए साल का जश्न हो, लंबा वीकेंड हो, लोग काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण एक दिन में 4.5 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये जो पहले जो दिल्ली और उधर का जो टूरिस्ट होता था वो उत्तराखंड या फिर राजस्थान, आगरा की तरफ रुख करता था, वृंदावन तक जाता था, लेकिन अब वो टूरिस्ट काशी पहुंच रहा है और इसी कारण यहाँ पर आपको आस्था की ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो साल खत्म होने को है और 2025 में डिजिटल दुनिया का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया, 2025 में किस कंटेंट ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।